चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके पास पेपर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट ईयर्स के। सबसे पहला एमसीक्यूज है, इफ यू नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश। अगर कह रहे हैं अगर आपको एक सब्सटेंस का मास दिया जाए जबकि दूसरे सब्सटेंस के आपको वॉल्यूम को फाइंड आउट करना हो, तो ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाता है? दिस इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो फर्स्ट एमसीक्यूज काफी आसान है, जहां से स्टार्ट हुआ लेक्चर आज, ये 2010 में पूछा गया। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में मास गिवन होता है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, लेकिन सारे एमसीक्यू ही नहीं है कितने आसान हो। नेक्स्ट आते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटी का पैसा वॉल्यूम, ये भी बड़ा आसान है, तो 22.41। तो 2010 में देखो दोनों एमसीक्यू इतने आसान से आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इतने आसान है। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर देयर इन 2 मोल्स ऑफ Cl के यस 2 मोल क्लोरीन के अंदर क्लोरीन के कितने एटम्स पाए जाएंगे 2 मोल Cl के अंदर। अब 1 मोल में तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे, 2 मोल्स में 1.204 एक्सपोनेंट 24 होगा। अब चूंकि वैल्यू में वो नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो दिस विल बी 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो मसला तो जो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे उनको मैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फार्मूला दिस। अब देखो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे मैं एमसीक्यूज करा दे रहा हूँ, इनकेस अगर आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है तो आप उसको कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फार्मूला दिस। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला है CH3H3O। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज दिस, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का बड़ा सिंपल एक तरीका होता है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n के बराबर होता है। तो सबसे पहले में ये n वैल्यू निकालनी होती है। n वैल्यू बराबर किसकी होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये हमारे पास n वैल्यू कहलाती है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास क्या है, दी गया हुआ है 110.15। एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये 12 3 का हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 16 प्लस 3, 6 6 12 13 14 15 5 1 3 4 5 55, ये 55 होगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल जाएगा हमारे पास, C3H3O जो है ना, इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा C6H6O2। ठीक है ना, तो C6H6O2 ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। समझ गया? तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैलकुलेशन क्या होता है बेटा, इस तरह से रेशियो बेस्ड कैलकुलेशंस होती है जिसमें आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं है। अब देखो 55 का डबल 110 होता है तो 2 हो गया, हमेशा इसी टाइप का आता है, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेटर डिवाइड करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। कह रहे 8 ग्राम अगर हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कितना मोल पानी का बनेगा। देखो रिएक्शन क्या होता है, H2 प्लस O2, ये बनता हमारे पास है H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। कह रहे हैं कि 4 मोल हाइड्रोजन का जब 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 4 मोल वाटर हमारे पास बन जाएगा, कि जब ये 4 होंगे ये 2 होंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, 4 मोल्स हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास C, 4 मोल ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो आगे बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन इज दिस। रेशियो मासेस का क्या होगा केमिकल रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स का, यहाँ पर रेशियो पूछ रहे हैं रिएक्टेंट के मासेस का। तो देखो H2 हमारे पास ये 2 हो गया और ये हमारे पास 71 हो गया। अब हम रेशियो में क्या डिवाइड कर देंगे, ये 2 1 2 हो गया और ये 35.5 हो गया। तो जो रिएक्टेंट के जो मासेस हैं, ठीक है, तो उनका रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है, 1:35.5 का आ रहा है। ये बी ऑप्शन हो गया 1:35। तो सारी बात है, ये सारे स्टेशोमेट्री बेस्ड मतलब कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यूज है सारे के सारे, जो भी होता है तो समझ में आ रही, क्लियर। इजी एमसीक्यूज आते हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट के एमसीक्यूज कह रहे हैं कि a polymer of simplest formula this has molecular mass of this, its molecular formula will be dash. ओके, दोबारा से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितने टाइम्स होगा ये कह रहे हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है किसके, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन के। अब एन अगर हमें पता लग जाए तो कितने टाइम्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालें, एन बराबर किसके होता है, अभी हमने देखा एन बराबर होता है एम एफ एम डिवाइड बाय ई एफ एम। अब एम एफ एम कितना हमारे पास है, दिस इज मोलर मास है 22800 इसका मोलर मास आ गया, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जिसको हम कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ जाएगा, 12 ये और 2 ये 12 + 2, ये हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 14 आ गया। अभी वो कैसे डिवाइड करेंगे, 14 × 1 = 14 होता है, 14 × 2 = 28 होता है, 3 0 ऐसे ही लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी वैल्यू 2000 टाइम्स आ गई। पता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला के 2000 टाइम्स होगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी 2000 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो बस एन की वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट हम फार्मूला भी निकाल सकते थे कि C1000 C2000 RH 4000 हो जाता, लेकिन फार्मूला निकालने बोला नहीं है, बस बोला बताओ कितने टाइम्स है, तो टाइम्स के लिए हमने आंसर लिख दिया। तो आगे बात, ये अगरचे सिलेबस में नहीं है बट ये 10 पास पेपर में आपको बहुत दिखेगा, किसी भी आप प्रैक्टिस पेपर को उठाएंगे आपको उसके सवाल दिख रहे हो, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो आना नहीं चाहिए वैसे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस इज डैश। 9 ग्राम आइस में या वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हमें पता है कि 18 ग्राम में तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होता है, तो 9 ग्राम में कितना हो जाएगा, 3.01 एक्सपोनेंट 23 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी। समझ में आ रही बात, क्योंकि हाफ मोल हो गया ना ये, समझ में आती है। शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताऊँ शॉर्टकट में कैसे किया जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं चाहे। Next है 10 ग्राम of glucose are dissolved in water to make 100 cm³ of its solution. Its molarity is dash. अच्छा ये तो एक आगे के चैप्टर से आ गया मोलारिटी से, तो वैसे इस चैप्टर का नहीं है ये सवाल, बट कर लेता हूँ सॉल्व। देखो मोलारिटी बराबर किसकी होता है, फॉर्मूला क्या है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही होता है। अब ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, यहाँ पर गिवन है 10 ग्राम है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, MFM ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो 180 हो गया, और ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, ठीक है। अब देखो 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, अब 10/18 हो गया ये हमारे पास, सिंपल, ठीक है। अब 10/18 हो गया, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, 10 ऊपर आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ सकता है। 18 को अगर हम कर लेते हैं जैसे 5 से कर लेते हैं, 5 8 40, 4 5 5 6 5 1 5 6 7 8 9 90, ओके, 0.9 के आसपास ना, तो 0.9 के आसपास मतलब उसको 1 कह सकते हैं जी, हाँ सॉरी 0.5, तो 0.5 से 90 आ गया, फिर ये 1 फिर 0 लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास 0.55 मतलब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो और बाकी ऑप्शन है नहीं। तो ये थोड़ा वो डिवीजन जैसे हम कर सकते हैं, इतना तो सिंपल एक 1 2 के बच्चे को भी आता है डिवाइड करना, ठीक है, तो इतना को मुश्किल डिवीजन नहीं आएगी, डिवीजन है क्योंकि उसी तरह से करना होगा, ठीक है। तो मतलब तो आपको ट्रिक्स वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है इसमें, कैसे कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह जो अक्सर मैंने बताया हर वीडियो में बताता हूँ कि लोग कहते हैं फलाना ट्रिक सीखनी है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है जो आप क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सा दे रहे पॉइंट के बाद 10 डिजिट तो आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं सवाल आता। आप टेनर उठा ले, पूरे टेनर है और तमाम सूबों का, तमाम प्रोविंसेस का, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई ट्रिक्स लगानी पड़े, पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई सवाल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा ब्लर है, इसमें क्या हमारे पास होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में होगा। अब देखो इसका क्या तरीका क्या है, CO2 है ना भाई, ये 12 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, 32 ग्राम किसमें है, 1 मोल में है, 1 मोल की बात होगी ना भाई, 1 मोल, 16 ग्राम कितने होगा ऑक्सीजन, हाफ मोल में होगा, और फिर 8 ग्राम में कितना हो जाएगा, 0.25 मोल हो जाएगा,
मतलब कि जो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा वो 0.25 मोल में होगा। बी ऑप्शन। समझ में आई बात? कैसे क्या है, क्योंकि ये सारे लॉजिक्स हैं, ये लॉजिकल पेपर्स के दो तरीके सॉल्व करने के हैं। लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो मैं लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूँ, इससे जल्दी हो जाता है, विद इन सेकंड्स आंसर आ जाता है आपके पास, और आपका लॉजिक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही मॉलिक्यूल्स और कितने होंगे? देखो 11 ग्राम CO2 हमारे पास 0.25 मोल हो जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 0.25 होगा ना। ये 44 ग्राम 1 मोल होता है, 22 ग्राम 0.5 मोल होता है, और 11 ग्राम 0.25 मोल हो गया। ये सारे इस तरह रेशियो में चल रहे होते हैं। ठीक है। तभी जानबूझ के उन्होंने 11 ग्राम ही दिया, चाहते तो ये 13 या 14 ग्राम दे सकते थे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो मैथमेटिक्स में कंफ्यूज नहीं करेंगे आप, वो हाफ डबल 4 टाइम्स 8 टाइम्स ऐसे चलता है। अब हमें दिख रहा है 0.25 मोल और किसमें? अब 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 4/32, तो ये तो नहीं होगा, 0.25 के बराबर तो नहीं होगा, 0.25 के बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 4/16, 4 1 4, 4 4 16, ये हो सकता है 0.25 मोल। ठीक है। 4.5 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 4.5/18, तो ये क्या 4 4 16, तो क्या 1/4 आ रही है, 4.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, ठीक है, 4 4 16, 17 18, तो ये भी 18 आ जा रहा है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके ओके, अभी गलत हो गया, क्योंकि बी में तो एटम्स होंगे ना, ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो सी होना चाहिए। ये 4.5 ग्राम वाटर भी हमारा 0.25 मोल ही बन जाए। ठीक है, चूंकि देखो 18 होता है, 18 ग्राम 1 मोल होता है, 18 ग्राम 1 मोल होता है, 9 ग्राम हमारा 0.5 मोल हो गया, 4.5 ग्राम हमारा 0.25 मोल हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो। अच्छा, 1/4 मोल ऑफ NaCl, अब देखो ये भी गलत, देखो 1/4 तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन NaCl चूंकि वो है हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो उसके हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो पहले में तो 1/4 आ ही नहीं रहा था, तो इसको हमने हटा दिया, क्योंकि 1/8 आ रहा था। क्योंकि उसके बाद बी में एटम्स है, डी में क्रिस्टल्स है, तो मॉलिक्यूल्स बस जो है वो हमारे पास 4.5 ग्राम वाटर के अंदर पाई जाए। बात समझ आ रही है क्या कॉन्सेप्ट है? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था, क्योंकि 1/4 सब में आ रहा है, बी में भी, सी में भी, डी में भी, लेकिन ये मॉलिक्यूल है, वो एटम है, वो क्रिस्टल है। अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड को जानते हैं, समझ में आ रही बात? तो कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, जैसे हमने बी लगा दिया तो ऑप्शन बाद में पता लगा नहीं भाई सी में फिर क्यों आ रही है आंसर, और डी में भी क्यों आ रहा है, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट वैल्यूज में नहीं है, कुछ और किसी और चीज में, आंसर वैल्यू में नहीं छुपा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है, तो हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये तो बड़ा आसान है, फिर 1 मोल सब्सटेंस में बताया कितने पार्टिकल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर ढूंढ लो, 6.0 to exponent 23, कुछ ऐसे आसान भी होते हैं बहुत। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO2। कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के 10.6 ग्राम Na2CO2 में? ऑक्सीजन के मोल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 10.6 ग्राम Na2CO2 में। अच्छा, ओवरऑल मोल नहीं पूछ रहे आपसे, ठीक है, ऑक्सीजन के मोल्स पूछ रहे हैं। तो मोल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास हमारे पास आ गया 10.6, मोलर मास ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे तो शायद ये 32 हमारा आएगा, 16 था 32, तो 1/3 हमारे पास आ गया, 1/3 आ जाएगा अगर देखें उसके आसपास कुछ नहीं, तो 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3 0.3333 करके आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। तो यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि 10.6 ग्राम सोडियम Na2CO2 में के अंदर कितने होंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, मास हमारा जो है वो दिया हुआ 10.6 ग्राम, और मोलर मास है पूरा Na2CO2 सिर्फ ऑक्सीजन का लिया, जब ऑक्सीजन का पूछा गया तो O2 का 32 ले लिया हमने, फिर उससे हमने 0.3333 निकाला। समझिए, तो ऐसा एक एलिमेंट का भी मोल पूछ सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, जरूरी नहीं कि पूरे कंपाउंड का मोल आपसे पूछे, इसलिए हमने ओवरऑल फॉर्मूला मास यूज नहीं किया। समझ आ गया? इसमें देखो कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी, 1/3 की हमने फिर निकाल लिया।
हाँ, तो मास लेकिन हम उसको ओवरऑल कंप्लीट ही लेंगे, मास हम पूरा लेंगे, लेकिन मोलर मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करें, तभी हम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन का निकाल पाएंगे, वरना तो फिर नहीं निकल सकेगा ना, कोई भी आंसर नहीं आ सकेगा। ठीक है, या फिर वैसे सवाल में भी मसला हो सकता है, आप सही कह रहे हो, तो NO2CO2 कंपाउंड होता भी नहीं है, NO2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये तो वो कंपाउंड ही हो सकता है सवाल में इशू, सामने आंसर निकाल लिया लेकिन कुछ ना कुछ करके, क्या पता क्वेश्चन में इशू हो। ठीक है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं तो हम एक में लटके नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन, टाइम कम है, चीजें ज्यादा है। कैलकुलेट द ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे हैं कि 8 ग्राम जब मीथेन बर्न होगा तो उससे कितना ग्राम वाटर बनेगा, ये स्टोइकियोमेट्री है, मास मास रिलेशनशिप यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, पहले तो कोई इक्वेशन नहीं दी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कंबसन की इक्वेशन बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। जैसे हमने मीथेन लिया CH4, इसके रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है बेटा, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम 2 लगा लेंगे और यहां पर 2 लगा लेंगे, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि मीथेन और वाटर के बीच का रिलेशनशिप है, 16 ग्राम मीथेन हमारा, ये हो गया 36 ग्राम वाटर बना रहा है, 8 ग्राम कितना बनाएगा, जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, 18 ग्राम हमारा ये आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आगे बात कैसा है, तो ये स्टोइकियोमेट्री जिसको मास मास रिलेशनशिप कहते हैं, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़े, क्योंकि हाफ हो रहा था तो हमने हाफ कर दिया, वरना डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल फाइंडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज कंपेयर्ड टू द एटॉमिक मास ऑफ फॉलोइंग। स्टैंडर्ड क्या लिया जाता है एटॉमिक मास के लिए, तो बहुत बेसिक सवाल है। एटॉमिक मास से रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, बिल्कुल से कार्बन कौन सा, कार्बन 12 लेते हैं। ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, 13 14 नहीं लेते कार्बन, पता है ना, ये तो रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉर्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड। सिंपलेस्ट फॉर्मूला और किसको कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्मूला कहा जाता है, सादा तरीन फॉर्मूला, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम विल कंटेन डैश ग्राम ऑफ कैल्शियम। 3 मोल कैल्शियम में कितने ग्राम कैल्शियम होंगे, 3 मोल कैल्शियम में कितने ग्राम कैल्शियम होंगे, तो मास हमारे पास बराबर होता है मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है भाई 3, मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40, 4 3 12, ये हमारे पास 120 आ गया। क्लियर है, सिंपल मोल का फॉर्मूला हमारे पास। मसला इसमें क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है, तो इजी है, परेशान क्यों हो रहे इसमें। जी बेटा, हाँ तो वो है ही नहीं ना, वो तो सिलेबस में ही नहीं है, वो तो मैं ऐसे फिर भी करा दे रहा हूँ, लेकिन वो सिलेबस, हाँ वो है उसके अंदर, वो करे नहीं ना, पहले वो छोड़ दे, उसको टाइम थोड़ी ना बितना है आपके पास, सिलेबस में नहीं। अगर आ गया तो प्रोटेस्ट होगा, टेंशन की बात नहीं है, रिकंडक्ट हो जाए आ गया तो रूल यही है, अगर आउट ऑफ सिलेबस आता तो रिकंडक्ट होगा, तो आपको इसकी टेंशन नहीं, आ गया तो आपको परेशान नहीं हो रहा, आपके 1.5 हफ्ते में रिकंडक्ट हो जाएगा, वो दोबारा से न्यूज आ जाएगी, देंगे नहीं। वैसे IBS सेक्टर 2 साल से नहीं दे रहा आउट ऑफ द सिलेबस, उसको पता है कि उसके ऊपर मसला आएगा, IBS सेक्टर दे ही नहीं था उसको 2 साल से, डाउ दिया करता था, फिर बार बार रिकंडक्ट भी होता था उस चक्कर में, लेकिन डाउ अब ले रहे हैं, आपको पता है 3रा साल है IBS सेक्टर का, तो ये तो आपसे बिल्कुल यकीन रखें कि आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं आएगा। IBS सेक्टर एक सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस डालता नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है उसकी। अभी 2 साल से बच्चे खामोश हैं, कुछ नहीं बोले ना, कोई प्रोटेस्ट हो रहा, चुपचाप से आसानी के साथ लोग भी हैरत कर रहे हैं, MD घटने आराम से कैसे हो जा रहा है, ये IBS सेक्टर को क्रेडिट जाता है इसका कि होता है आराम से करवा दे रहे हैं, वरना बड़े मावेला मचता है इसका, जब से डाउ जैसे नहीं करा दे रहा, तब से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच 2 एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। कौन से 2 एलिमेंट्स हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप तो पता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, बोले डी ऑप्शन, सेम एटॉमिक नंबर है डिफरेंट एटॉमिक मास, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, ये हमारे आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, समझ में आते हैं, तो बहुत बेसिक 9 का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है, द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिपीट हो गया, कार्बन 12, अभी नाम सुना आया था तो रिपीटिशन, बहुत बेसिक बात है, कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं एटॉमिक मास के लिए, तो मसला समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, अ पीस ऑफ डायमंड एम्बेडेड इन अ गोल्ड रिंग weighs 6 ग्राम, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डज इट कंटेन। बहुत ही बेसिक है,
क्या कह रहे हैं कि भाई 6 ग्राम गोल्ड में, देखो 12 ग्राम 1 मोल होता है तो 6 ग्राम हाफ मोल हो गया, तो हाफ मोल कार्बन असल में उस रिंग के अंदर मौजूद होगा 0.5 मोल। समझ में आ रही बात? देखो 12 ग्राम 1 मोल होता है तो 6 ग्राम हमारा हाफ मोल हो गया, कोई कैलकुलेशन की नीड ही नहीं। सवाल पढ़ के लगता है कैसा मुश्किल सा होगा, बट दैट्स सो इजी। नेक्स्ट है आयरन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियली इन अ ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग हेमेटाइट। हेमेटाइट एक और है आयरन का, एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन दी है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन और यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ आयरन विद एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, एज्यूम दैट द प्रोसेस गिव्स 100% यील्ड। बेटा सिंपल मास मास रिलेशनशिप का सवाल है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि भाई बताइए 56 ग्राम आयरन से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना आयरन बनेगा, ये पूछ रहे हैं ना भाई। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन हो, अच्छा मास ऑफ आयरन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 56 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, अच्छा अब देखो 2 मोल है ना, ये 2 मोल ऑफ Fe है, 56 जो है मोलर मास होता है आयरन का, तो 56 को डबल कर दिया तो 112 हो गया, 112 हो गई, ठीक है। तो 112 ग्राम के लिए हमें कितना चाहिए था Fe2O3, तो ये 112 हो गया, और 16 3 क्या हो जाएगा, 16 4 का 64 होता है ना, 16 3 48 हो जाएगा, 48, 8 और 2 10 हो गया, 4 5 6 हो गया, और 1 हो गया 160। पता 160 ग्राम 112 ग्राम बनाने के लिए 160 ग्राम चाहिए। अब अगर इसको हाफ करके 56 ग्राम कर देंगे, ये भी हाफ हो जाएगा, 160 का हाफ कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम आंसर होगा, ये कहीं ना कहीं डी ऑप्शन। ये मास मास रिलेशनशिप है, समझ में आ रही बात? इतना बड़ा सवाल था बट सो इजी। कह रहे हैं कि 112 इक्वेशन बता रहे 112 ग्राम आयरन बनाने के लिए तो 160 ग्राम हेमेटाइट और चाहिए। ये हेमेटाइट और कहलाता है, आयरन का और है। तो 56 बनाने के, चूंकि इसको हाफ कर रहे हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 160 से 80 हो जाएगा। दैट्स इट, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे वर्बली बिना कलम चलाए बंदा कर सकता है इसको, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन चाहिए तो जैसे अगर आप मैथ्स अच्छी है, अच्छा मैं डायरेक्ट भी कर सकता है इसको, लेकिन मैं फिर भी कर लेना चाहिए इंसान को ऐसे करके कि गलती का इम्कान ना रहे, वरना बेसिक जिसकी मैथ्स अच्छी हो तो दिमाग में इसको प्लस कर देंगे, कितना हो गया, ठीक है। बट फिर भी मैं कर देता हूँ कि यार देखो परेशानी की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो कलम चला सकते हैं ना, रफ शीट आपको मिलेगी, उसमें देखो आप क्या मसला। How many moles of calcium carbonate are present in 1.75 kg of calcium carbonate? 1.75 kg पर कैल्शियम कार्बोनेट पर कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे इसमें पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो मोल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास है 1.75 kg, मास को ग्राम में रखा जाता है, तो हम उसको 1750 कर सकते हैं, ग्राम 1000 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइड किससे हो जाएगा, मोलर मास आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होगा, ठीक है। अब देखो यहां 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो 0.5 से पहले आ जाएगा, तो ये 17.5 आंसर हो जाएगा। इतना तो पता ही होता है, 10 से डिवाइड हो तो पॉइंट एक आगे लगा, ठीक है। दैट्स तो मसला विद इन सेकंड्स हो सकता है। अब आप बोलो कि सर हम तो आधा आधा घंटा इसको बैठ कर सॉल्व कर बिला वजह, तो आपकी कैलकुलेशन काफी वीक है अगर आप ऐसा कर रहे हो। इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं इसमें कैलकुलेटर चलाना पड़े, और मेरी मैथ्स भी इतनी अच्छी नहीं, मेरी मैथ्स भी काफी वीक है, तो मैं भी कर लेना चाहिए। केमिस्ट्री के टीचर की मैथ्स होती वीक है, फिजिक्स के टीचर की स्ट्रॉन्ग होती है, मैथ्स की स्ट्रॉन्ग होती है, केमिस्ट्री और बायो टीचर को तो बहुत वीक रहती है। तो फिर भी जब हम सॉल्व कर लेना तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो केमिस्ट्री वाले मैथ्स में फंसते हैं, लेकिन ये आसान हमारे लिए तक के आसान है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड कुछ कंपाउंड है। ज़ीनॉन वैसे नोबेल गैस है, बट रिएक्शन करके ये बना लेता है, रेयर रिएक्शन है, काफी एक्सेप्शनल केस है। सिलिका से रिएक्शन कर रहे XeOF4 कोई कंपाउंड बना रहे, SiF4 कुछ बना रहे, कुछ इक्वेशन मतलब दी है, देना जरूरी था क्योंकि तो बना भी नहीं पाएंगे आप इक्वेशन। तो जो बिल्कुल जैसे मीथेन की कंबस्शन नहीं दिया था क्योंकि वो पता है बच्चा बना लेता है, अभी नहीं बना पाता है तो उसको देखो दे दे रहे, ठीक है। कंसीडर द अबव केमिकल रिएक्शन, कंसीडर करें ऊपर दिए गए केमिकल रिएक्शन को, इफ 1 to 2.6 ग्राम ऑफ XeF6 रिएक्ट्स विद 60 ग्राम ऑफ ऑयल, मतलब ये कुछ इससे ज्योमेट्री का सवाल लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको यहां पर लिख ही देता हूं, ये सवाल काफी लंबा है। 3XeOF4 प्लस SiF4, इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्या, ये क्या कर रहा है, Xe2 है, Xe3 है, सिलिकॉन 1 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है,
यहाँ 2 होना चाहिए था, फिर शायद यहाँ 2 होना चाहिए था ना। अब बैलेंस हुआ ये शायद, गलत ही था, गलत बैलेंस किया हुआ था। बैलेंस सही होना चाहिए हमेशा, सही टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, वरना आपको करेक्ट बैलेंस ही मिलता है, इनकरेक्ट बैलेंस नहीं मिलेगा कभी भी। वरना पहले कंफ्यूज हो, डबल कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे से। अब ये बैलेंस हो गया सही। चलो आगे कह रहे हैं कि इफ 122.6 ग्राम ऑफ ACF6 रिएक्ट्स विद 60 ग्राम ऑफ सिलिका, ये शायद लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट्स दिए गए। इसका दिया जा रहा है कितना भाई, 122.5, ये दिया हुआ है 60 ग्राम। कह रहे सेलेक्ट द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ SiF4 प्रोड्यूस्ड, कितना SiF4 हमारे पास बनेगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट आप बताइए। ओके जी, चेक करना पड़ेगा, एक एक करके दोनों से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चेक करते हैं, पहले से निकालते हैं SiF6 से। अच्छा यहां पर ना ये दिया, अच्छी बात तो ये है कि इसका मोलर मास हमारे पास दिया है, ठीक है। वरना जिनॉन का तो पता ही नहीं हमें कितना होता है, मोलर मास हमें क्या पता, नीचे दे देते हैं। अगर ऐसा तैसे जिनॉन का किसी को भी नहीं पता होता तो दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये 245.3, अब इसका हाफ ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अच्छा इसको हम हटा दे रहे हैं फिलहाल इसको। हमें ये पता है कि अगर हम 245.3 ग्राम ये लेते हैं तो उससे SiF4 कितना बनेगा हमारे पास, 104 ग्राम बनेगा। अच्छा अब इसका हाफ हो रहा है यहाँ पर जो गिवन है। अच्छा नहीं, HCF4 का ये वो दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा इसको, कुछ ना कुछ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब कह रहे हैं सिर्फ अगर 122.6 ग्राम अगर लिया जाए, अब ये हाफ का भी हाफ है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पे 245.3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, लगभग 250 मान के इसको कर लो तो 500 के करीब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम वर्बली कर लेते, वैसा मसला नहीं। 500 ग्राम हो गई, तो 500 ग्राम से 104 ग्राम बने। 250 ग्राम से कितना बनेगा हमारे पास, ये इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 52 ग्राम बन रहा है, ठीक है। और इसका भी हाफ कर दो तो 125, मतलब लगभग इसके करीब आसपास जो हमारा सवाल है। तो कितना बन जाएगा, 52 का भी हाफ कर दो, दिस विल बी 26 बन जाएगा, 26 ग्राम। अब ये आया हमारे पास किससे, SeF6 से कितना बना। अब चुमे लेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो दूसरे से भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो कम वाला होगा वो देखना पड़ेगा ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट में यही होता है। अब दूसरे रिएक्टेंट से भी निकालते हैं। अब SiO2 का दिया हुआ है, पहले हमें परेशानी की जरूरत नहीं, 60 ग्राम। 60 ग्राम से कितना बन रहा है भाई, सिंपल वही के 104 ग्राम बन रहा है ये, ठीक है। अब पूछा कितने सवाल में किससे बनाना है, 60 ग्राम से ही हो गए। दोनों से रिएक्शन कराया गया, मतलब 1 to 5 ग्राम ये लिया गया है और 60 ग्राम ये लिया गया। इससे इतना बन रहा है, इससे इतना बन रहा है। अब जो कम अमाउंट बनाता है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर कौन कर रहे हैं, SeF6 कर रहे हैं ना, 26 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट XeF6 है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और कितने ग्राम, 26 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये ऑप्शन, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये अमाउंट जो बन रहा है SiF4 का वो बन रहा है 26। तो नई बात, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि थोड़ा काम करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट में दो बार हमें निकालना पड़ता है, तो कम वाला आंसर होता है वो करेक्ट हो। लेकिन देखो कर वही रहे, डबल और हाफ और डबल और हाफ कर, तो आप वैल्यू में नहीं फंसना है, मेन मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने 250 रख 500 रख के निकाल दिया, 500 पे 250 पे ऐसे करके मसला नहीं, आंसर तक पहुंच गया ना, दैट्स इट। क्योंकि ये 125 से निकल रहा है, ये 122.6 है, तो आसपास ही पैसा फर्क नहीं है। देखो बी और डी तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है ही नहीं। अब ए और बी आगे 26 और 52 में बहुत बड़ा फर्क है, ऐसी बात है। तो ये वाला आंसर आ रहा है जो 250 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ऐसा ना कि 26 होता, 25 होता, 24 होता तो हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन वो ऐसा देंगे नहीं, वो बहुत वाइड डिफरेंस देते हैं वैल्यूज के अंदर। अब देखें ना, बहुत वाइड डिफरेंस है, इससे ताकि स्टूडेंट बिना कैलकुलेटर के एज्यूम करके भी आंसर निकाल ले, एक आसपास अप्रोक्सीमेट आंसर। मतलब वो तो फिर बिला वजह बच्चे को तंग करने की बात होगी ना, अगर 26.1, 26.3, 26.5 ऐसे डाल देंगे, फिर तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आधा घंटा बैठे कैलकुलेशन वाला। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। कह रहे कि भाई 278 ग्राम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, और इसको यहां पर 278 mg उसका मोलर मास दिया गया। ओके पहले देखते हैं 278 ग्राम। ओके तो किसी ये पता लगता है 278 ग्राम
मतलब जो फेरस सल्फेट है इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, वो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आ रहे, फॉर्मूला यूनिट्स आ रहे हमारे पास कितने आ रहे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्रिस्टल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो 1 मोल के बराबर है, ये 1 मोल है, ये मोलर मास यही है। अब यहाँ ये नहीं पूछ रहे, यहाँ पूछ रहे थे बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम है। अब एक क्रिस्टल में कितने ऑक्सीजन के एटम है तो हम देख लेते हैं। एक क्रिस्टल में ये 7, ये रहा 7 और 4, 7 8 9 10 11 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ आ जाएंगे क्रिस्टल्स। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बस हमें पता है कि एक पावर बढ़ जाएगी। वैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर मान लो 10 से कर रहे हैं, 10 से करते तो क्या होता, पावर 24 आ जाती है एटम्स में, ऐसे है ना भाई। अगर 10 से करते तो पावर 23 सारा काट दो, पावर 24। अब देखो 6.02 नहीं आ रहा है, 6.525 आ रहा है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर हम चल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है जब पूरा 6.525 निकालना, कोई जरूरत ही नहीं। हमें बताइए तो पावर के लिहाज से आंसर आ ही नहीं सकता, यही आ, ठीक है तो मसला समझ की बात, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, इजी चीज है, बच्चे बिला जो परेशान होता है। अब मैं यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ ना, जैसे आपके लेक्चर में, तो हमेशा कमेंट में बच्चा यही बोल रहा है सर स्टोइचियोमेट्री कराइए, स्टोइचियोमेट्री कराइए, लग रहा है कि चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री। अब बच्चे भी जो हवा बना लेते हैं बिला वजह से, तो स्टोइचियोमेट्री में कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से, ज्यादा मुश्किल चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह ये सब है, अगर बंदा पढ़ने पे आए तो, और घुमाने पे आए तो बहुत खतरनाक किसी ने घुमा सकते हैं बॉन्डिंग वगैरह। ये तो बेसिक है, कैलकुलेशन है, ये तो हो जाता है, इसको इतना परेशान नहीं होना इसमें। लाइक से विच कंटेन्स मोर एटम्स, किसमें ज्यादा एटम्स हमारे पास होंगे तो यार इसको मोल्स निकाल, जिसमें मोल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा, तो निकालना पड़ेगा यार, ये इसको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता। 7 ग्राम मैग्नीशियम 7/24 ही होता ना। 8 ग्राम सोडियम 8/23, 9 ग्राम एल्यूमिनियम 9/27, ऑल आर सेम। देखते हैं, अब यह सॉल्व करना पड़ेगा। ओके 7 1 7, 7 7 3 21, 3 के आसपास, ठीक है 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ठीक है। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हमें चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, अभी छोड़ो, ठीक है। अगर सारे 1/3 आ जाएंगे तो फिर समथिंग निकालना पड़ेगा, अभी फिलहाल नहीं देख रहे। 8/23, अच्छा इसको 8 1 8, 8 3 24, ओके 1/3 के आसपास ही है, ठीक है। तो तीसरा भी आ गया तो ऑल ऑफ सेल लगा देंगे, 9 1 9, 9 3 27। अच्छा हाँ जी, तो 1/3 ही आ रही है, तो एग्जैक्ट 1/3 आ रहा है ना। ओके चलो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ऑल और सेम को हटाते हैं फिलहाल, क्योंकि बिल्कुल सेम एग्जैक्टली नहीं आ रहा। 3 तो आ रहा है 1/3 9/3, लेकिन बाकी नहीं आ रहा। ये हमारे पास 7.3 समथिंग, चलो उसको हम कर लेते हैं। 24 आ गया, 7 आ गया, 7 3 21, ये कट गया, ये 3 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, ठीक है ऐसा ही है। तो ये 7 1 7 7 3 21, 7 4 28 आ गया हमारे पास, दिस विल बी 2, 0 पे कर दिया, और 3.4। चलो यहाँ पे रुकते हैं फिलहाल, आगे नहीं बढ़ रहे, अगर वो भी 3.4 है तो और आगे बढ़ जाएंगे, मसला नहीं। अच्छा 8/23, ये 23 है 8, 8 1 8, 8 2 16 पे हम आ गए। तो जब हम 8 2 16 जब हम करते हैं तो व्हाट विल बी देयर इनसाइड, तो वी हैव टू माइनस 23/16, तो व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा, 13 में से 6 3 4 5 6 7, ठीक है 7 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 कर दिया, 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो बी में ही आ रही है, 8 ग्राम सोडियम, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। हम नीचे वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे, भी आपको सी क्या ओवरऑल वैल्यू जो है ना वो देखेंगे। तो ये नहीं कहना कि वो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन तो बल्कि सबसे कम होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1.2 2 पॉइंट समथिंग करके ही आ रही है, 3 तक पहुंच ही नहीं रही। समझ में आ रही बात। ऑल आर सेम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि एग्जैक्ट 1/3 नहीं आ रहा। ऑल वैसे मुझसे लगाते हैं तो ये मेयर वाला सवाल है, करीब करीब आ रहा है आंसर की, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है ऐसा सवाल। अब देखो इसमें मजबूरन है सॉल्व करना पड़ गया, तो अगर बहुत वाइड डिफरेंस होता ना तो हम पॉइंट की तरफ जाते ही नहीं,
वाइट डिफरेंस नहीं आ रहा, नया डिफरेंस आ रहा है तो फौरन से डिवाइड कर देंगे कि हमारा एक्यूरेट आंसर क्या आ रहा है, बजाय इसके कि हम ऑल आर सेम लगा लें। क्लियर है? नेक्स्ट है विच कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होगी? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो 1:1 है, ये 1:2 है, ये 2:1 है, ये 2:5 है। डायरेक्ट अगर हम कर ले इसमें रेशो निकाल ले तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसमें आ रही है? 1:1, 1:2, 2:1। सबसे ज्यादा तो ये ए तो हट गया, ए में तो हाईएस्ट नहीं आ रही ना, ए से ज्यादा ए भी नहीं आ रही, बी भी नहीं आ रही। अब आ गया सी और डी। इसमें एक ऑक्सीजन के साथ 2 नाइट्रोजन, इसमें 5 के साथ 2 है। सी ऑप्शन हो गया ना, ज्यादा रेशियो में आ रहा है N2O के अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, उसमें उसके मुकाबले में थोड़ा कम है N2O5। अगर N2O4 होता तो बराबर हो जाता दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखें द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg आइस आर डैश। 1 किलो पानी में कितना मोल वाटर होगा? किलो के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मोल बराबर किसके हो जाता है? मास अपॉन मोलर मास के। मास आ गया 1000 और मोलर मास कितना हो गया? 18। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 55.55 मोल्स हमारे पास आ जाए। कैसे आएंगे वो आप करके देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर तो नहीं चलेगा। ये 1000 हो गया, ये 18 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके ना हम कर सकते हैं, देखो हो जाएगा ना ये काम। तो ये आ जाएगा 55.5। क्लियर? कर लोगे ना डिवीजन, सिंपल डिवीजन, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट ड्यूरिंग स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज मस्ट बी फॉलोड। ये तो मेमोराइजेशन है कि बताएं जब स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो कौन से लॉ को फॉलो किया जाता है उसके अंदर। स्टेशियोमेट्री के कंडीशंस होते हैं ना बेटा, स्टेशियोमेट्री के अंदर कौन सा लॉ फॉलो होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। यही बताया था, बहुत बेसिक था। हाँ नहीं भाई, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, और इसी चीज पर स्टेशियोमेट्री बेस करता है। जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए, उसी पर हम कैलकुलेशन करते हैं। ये सोचते हैं कि 100% रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ऐसे ही है ना भाई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ स्टेशियोमेट्री। बहुत बेसिक बात है ये स्टेशियोमेट्री की, कि ये लाजमी फॉलो होता है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। लवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने पेश किया था। नेक्स्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डैश। यस, बिल्कुल से परसेंटेज यूनिट्स हम लोग बताते हैं कि कोई रिएक्शन कितना एफिशिएंट है। नेक्स्ट इन अ वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, व्हिच वन विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे कम एटम किसमें होगा? दोबारा कैलकुलेशन आगे। 10/28, 10/2, 10/32। सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर आएगी। सबसे छोटी वैल्यू कहां आएगी? 10/32। 10/32 मतलब 10 ग्राम ऑक्सीजन। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू आपको दे देगा। सही है। नेक्स्ट है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये बच्चों वाला सवाल है, CH2 बताइए, ये तो 9 में करते थे। ठीक है, तो मसला समझ में आ गया सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड? ये कौन सा सवाल करिए भाई, कितने सिंगल कोवेलेंट? 2 ही होते हैं। अब ये भी एप्टीट्यूड के बच्चों से पूछा जाएगा, बताइए भाई। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया कैन बी कॉल्ड डैश। अमोनिया क्या कहला सकता है? ये क्या गया, PMC में आया ना, मॉलिक्यूल ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ आयन। अमोनिया क्या हो सकता है? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं ना उसको। कोवेलेंट कंपाउंड की, कंपाउंड एक MnH3 और उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं NH3। कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल पाए जाए। दिस इज अमोनिया को कहा जा सकता है इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, या मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। क्रिस्टल्स तो नहीं होंगे इसके, चूंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं। हमारी बात मेमोराइजेशन है, ये याद करने की चीज है। 1 AMU स्टैंड्स फॉर, 1 AMU किसके बराबर होता है बता सकता है? सी ऑप्शन, 1/12 ऑफ कार्बन एटम।
यस 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन के एटम का 1/12 1 होता है, पता ही आपको। अरे समझ में आ गए तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 ग्राम ऑफ 2 प्रोपानॉल वर मिक्स, थोड़ा मुश्किल सवाल है। वर मिक्स विद excess acidified potassium dichromate and boiled in reflex for 20 minutes. The organic product was then collected by distillation. The yield of the product was 75%. What is the mass of product formed? ये बड़ा हैवी सवाल है। अब इसमें क्या है बेटा, बहुत सारी चीजें एक साथ लग रही है। परसेंटेज यील्ड भी लग रहा है, स्टेशियोमेट्री भी लग रहा है, और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लग रही है। ये असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक मार दिया उन्होंने, किससे भाई? स्टेशियोमेट्री। सबसे पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन करने बोले कि 30 ग्राम 2 प्रोपानॉल को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिक्स किया गया है, और फिर जो प्रोडक्ट आया है उसको रिफ्लेक्स कर लिया गया, बाहर निकाल दिया गया, है ना, डिस्टिलेशन के लिए। मतलब आगे तकनीक है, बीच स्टेप पे रोक दिया गया रिएक्शन को। मतलब ये हमारा 2 प्रोपानॉल हमारा कीटोन है, एसिड कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे तो ये नहीं, सॉरी, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड बनने के बाद क्या होगा उसके बाद? नहीं सॉरी, कीटोन बनेगा, और कीटोन के बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम डिस्टिलेट कर दे रहे हैं, और जो प्रोडक्ट आया उसकी यील्ड 75% है। बताइए उस प्रोडक्ट का मास कितना होगा? बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये करना पड़ेगा, इसके लिए आपकी ऑर्गेनिक स्टेशियोमेट्री दोनों मजबूत होनी चाहिए। दोनों में से एक भी चीज वीक पड़ेगी, आपको सवाल कर नहीं सकता। अब दोनों चीज बहुत कम बच्चों की मजबूत होती है। किसी की ऑर्गेनिक अच्छी होती है तो स्टेशियोमेट्री वीक होती है, स्टेशियोमेट्री अच्छी होती है तो ऑर्गेनिक वीक हो जाती है। अब देखिए इसमें दोनों चीजें। सबसे पहले देखिए 2 प्रोपानॉल है, 2 प्रोपानॉल से मुराद क्या हो गया? डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इस तरह से, C3H7OH। इसकी ऑक्सीडेशन की जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या निकल रहा है? एसीटोन बन रहा है। एसीटोन को डायरेक्ट लिख देते हैं ना, C3H6O, यही होता है ना एसीटोन। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आसानी के लिए, एसीटोन बन गया। अब क्या कह रहे हैं कि भाई पहले हम इसको यहां से ना स्टेशियोमेट्री देख लेते हैं इसकी, ये इक्वेशन क्या बता रहा है। C3H7OH निकालेंगे, C3 हो गया 12 3 36, ये हो गया 16, और ये 7 और 1 8, 6 6 12 और 8 20 हो गया, 3 4 3 4 4 5 6 60 ग्राम जो है वो कितना बना रहे हैं? 36 प्लस 16 प्लस 6, 6 6 12 6 18, 3 4 और 5 58 ग्राम ये बना रहा है। सही बेटा, क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं सवाल में कि कितना? 30 ग्राम लिया गया, 30 ग्राम लिया गया है ये, तो 30 ग्राम से कितना बनेगा? इसका हाफ बन जाएगा, क्योंकि सवाल में 30 ग्राम ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, तो कितना बन जाएगा इसका हाफ? 58 का हाफ क्या हो जाएगा आपका? 25 तो 26 27 28 29 29 ग्राम, 29 ग्राम हो जाएगा, 29 ग्राम। लेकिन ये जो हमारे पास है ये क्या है? दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड, इसमें 100% यील्ड हमारे पास है। अब हमसे प्रैक्टिकल यील्ड यहां पर पूछ रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या बनेगा, तो 29 ग्राम आंसर नहीं होगा, क्योंकि तो हमसे बोल रहे हैं कि 75% यील्ड हमारे पास आई है। तो परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? याद करें, परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होता है? ठीक है, वैसे देखो मैं नहीं करूंगा सॉल्व इसको, मतलब करना कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, रीजन बता रहा हूं। 29 से कम आएगा, क्योंकि एक्चुअली हमेशा कम होती है प्रैक्टिकल यील्ड उससे, थ्योरेटिकल यील्ड से, तो 29 तो आ ही नहीं सकता। अब 29 का 75% कितना होगा? आपको सोचो एबीसी ऑप्शन में से कितना होगा? 29 का 75% लगभग इसी के 1 और 2 थोड़ी ना आ जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका तरीका क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय प्रैक्टिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से प्रैक्टिकल यील्ड की कैलकुलेशन हो सकती है, आंसर ये याद रखिए, ठीक है। तो मतलब अब ये आंसर इसका 21.75 है, 29 नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड नहीं पूछा, बता दी कि 75% यील्ड हमें हासिल हो रहा है, तो 25% तो वेस्ट हो जा रहा है ना, तो वो वेस्ट को हटा दोगे तो बच गया इतना हमारा एसीटोन बना होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ परसेंटेज यील्ड भी ऐड किया जा रहा है और साथ में उसको ऑर्गेनिक से भी लिंक किया जा रहा है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से कीटोन बनता तो आप जिंदगी में सवाल नहीं कर सकते। अगर ये पता है और आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट क्या हो तो भी नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड ईयर को फर्स्ट ईयर से जोड़ दिए, लेकिन ये काम पंजाब वालों ने किया, यूएचएस वालों ने, सिंध वाले इतना परेशान नहीं करते, ठीक है। ये पंजाब वाले तो करते हैं, पंजाब की पढ़ाई है भी थोड़ी टफ, सी बात है। सिंध वाले तो बस अल्लाह वास्ते पढ़ा होते जितना पढ़ लिया उतना अच्छा। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो,
क्या कुछ कह रहे हैं? फॉर द रिएक्शन समझ में नहीं आया? ये आ गया? थोड़ा टाइम में बताया मैंने, इससे डिटेल में तो बता दी, सवाल भी काफी लॉन्ग था। फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, एक रिएक्शन दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 4 मोल ऑफ अमोनिया। ये तो बड़ा सिंपल है, 4 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए? तो 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 4 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। डायरेक्ट हो गया, समझ में आ गई बात? क्लियर? अच्छा, इतने सारे सवाल में सॉल्व कर रहा होता ना, तो हो सकता है एक आध सवाल इन 50-100 सवालों में गलत हो जाए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट स्पीड पर सॉल्व करता हूँ, स्पीड बहुत फास्ट है। बच्चे ना कमेंट्स में फिर ज्ञान बांटना शुरू कर देते, अरे सर आपने ये आंसर गलत किया। तो भाई सही कर लो भाई, इतने सारे सवाल कर रहा हूँ मैं, कि मेरे पास आंसर शीट थोड़ी ना है कोई, ना मेरे पास कोई कैलकुलेटर है, कोई आंसर किया जिसको मैं देख रहा हूँ। और मैं भी अक्सर सवाल आपको पहली बार देख रहा होता, मैंने सॉल्व भी नहीं किया होता कभी, तो भाई गलती हो सकती है। अगर 100 सवाल है कि टीचर करा रहे तो ये गलत हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन वो कमेंट से बच्चे थोड़ा चैंपियन बन जाते हैं ना, लोग कमेंट पढ़ेंगे देखेंगे हाँ ये सही। अजीब पाकिस्तानी मेंटालिटी की क्या बोले। ओके, तभी मैं अक्सर कमेंट बंद ही रखता हूँ, ऑन नहीं रखता हूँ। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ये हमारे पास रिएक्शन है। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन। 27 ग्राम ऑक्सीजन कितने उससे रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से? ओके, देख लेते हैं। 27 ग्राम से बाद 1 मोल। ओके, सिंपल देख रहे थे, 1 मोल हो गया ना इसका मतलब 4 का रेशियो किससे बन रहा है? 4 का रेशियो 3 से बन रहा है, तो 1 का रेशियो किससे बनेगा? मतलब 1, तो 1 मोल का रेशियो किससे बनेगा? x से बन जाएगा। इस तरह से रेशियो निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बराबर हो गया 3 के, x बराबर हो गया 3/4 के। अब 3/4 हमारे पास आ रहे गए, 3/4 नहीं आ रहा, तो 3/4 निकाल लेते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 4 के टेबल में 30 आता है, फिर 4 7 है 28, ये कट गया, ये हमारे पास 2 आ गया, फिर 0 लगा लिया, 4 5 है 20, 0.75, मतलब 0.75 मोल हमारा चाहिए। मोल आया ना, अब मोल आया, अब मोल से हम लोगों को मास में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मैंने मोल के लिहाज से कन्वर्जन कर ली। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको? ऑक्सीजन है ना, O2 है, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.7, 32 से थोड़ा सा कम 24 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 24 ग्राम आ जाएगा हमारा, सही है। तो मसला तो यहाँ पर क्या कह रहे थे कि भाई बताओ 27 ग्राम एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन करेगा? तो मैंने पंचायत पाली नहीं, मैंने क्या किया, 4 मोल 3 मोल बना रहे, जो हमारे पास 27 ग्राम है, तो ये हमें पता 1 मोल है। 1 मोल कितना बनाएगा? रेशियो मेथड से हमने दिखा लिया, 1 मोल इतना 3/4 मोल बनाएगा। 3/4 हमारे पास 0.75 है, उसको 32 से मल्टीप्लाई करो 24 ग्राम। क्लियर है मसला? अच्छा 24, अच्छा मैं इसको कहते क्या सॉल्व करता, अगर मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको, मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करता, अब मैं देखो क्या ट्रिक लगाता। 32 तो है ना, 32 का पहले मैं हाफ कर देता, हाफ कितना हो गया? 16 है, ये 50% हो गया ना, 0.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका भी हाफ कर देता, तो 0.25, वो कितना हो जाता? 8, और मैं दोनों को प्लस कर देता, 6 + 8 4 हो गया, मतलब 6 + 14 हो गया, और देखो 24, 24 आ गया। मतलब ये मैंने 0.5 लिया, ये मैंने 0.25 लिया, तो मिलकर 0.75 हो गया। मुझे इसके क्या मल्टीप्लाई करो बैठ के, ये ट्रिक सिंपल एडिशन की कर सकते हैं उसमें। ऐसे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये मेरी आदत नहीं, लेकिन आप भी ऐसा करो, मेरी आदत ऐसे करने की। मैं ज्यादातर डबल हाफ 4 टाइम 8 टाइम ऐसे खेल रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरा पूरा सॉल्व करूँ। तो आप भी ऐसे क्या करें, इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और आपको ना लगता है आपका आंसर सही है, क्योंकि आप बिल्कुल लॉजिकली आप चल रहे होते हैं ना। लेकिन जब आप ऐसे कैलकुलेशन करते हैं ना इस तरह से, तो आपको लग रहा होता है कि आप गलत तो नहीं कर देंगे, हो सकता है ठीक पॉइंट आगे पीछे तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जब मैं ऐसे कर देता हूँ कभी गलती नहीं आती मुझसे। आपकी मर्जी, आप जैसे करें आपके ऊपर। जैसे लास्ट हम स्लाइड तो और भी बहुत सारी है, लास्ट स्लाइड करते हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है ना, जो कैलकुलेशन है। इसी की वजह से हम 1 घंटे के अंदर 30 स्लाइड कर ले रहे थे ऑर्गेनिक, वो हो जाते हैं, बट ये नहीं हो सकता 1 घंटे में, ये टाइम लगता है ना सवाल में। 1 mole of a substance is the amount of substance that has the same number of particles as there are atoms in exactly dash. Okay, 1 मोल सब्सटेंस में कितने एटम्स होंगे, मतलब इसमें से बताना है इन सब में से 1 मोल कौन सा है, 1 मोल क्या है इन सब में से चारों में से ना। जैसे 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस,
ये 1 मोल नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो इसका इतना ग्राम नहीं होगा, बल्कि 2 ग्राम होना चाहिए, तो ये 1 मोल हो गया। ये तो 0.5 मोल है, एक कट गया। समझ में आ रही बात? तो देखिएगा, इसको बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। ये भी कट गया, क्योंकि 16 नहीं होना चाहिए, 32 ग्राम होना चाहिए, तो ये 1 मोल होगा। सी ऑप्शन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये हमारे पास 1 मोल है। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बिल्कुल गलत है, बल्कि ये क्या होना चाहिए था, 24 ग्राम 1 मोल होना चाहिए। तो समझ गए, इस वजह से करेंगे। तो पूछ रहे हैं कि 1 मोल बताओ इसमें से क्या है, तो ये 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल हो गया बच्चों, 0.5 मोल हो गया। अब कह रहे हैं कि 0.5 मोल्स और किसमें है, ए में ही लग रहा है 9 ग्राम ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज तो है नहीं, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, ये ऑप्शन लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 60 एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट में जो क्लास में किया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन के, एन बराबर हो गया MFM डिवाइडेड बाय EFM, ये हो गया MFM, और EFM कितना आ गया 12 16 2 6 7 8 और 10 30 आ गया, ये 2 आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है भाई, CH2O को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से कर देते हैं, C2H4O2, ये ऑप्शन करेक्ट सही है। आउट ऑफ द सिलेबस है लेकिन आसान है, आप ही गया तो हम कर लेते थे। और परसेंटेज कंपोजिशन वाले जो आते हैं ना वो टफ होती है, वो नहीं आएगी, वो इस तरह से भी सवाल होंगे, परसेंटेज दिए होंगे प्रिंट निकालना, वो तो बहुत टफ है, तो बिना कैलकुलेटर के आप कर ही नहीं सकते, तो इतना टफ सवाल है, तो वो आता भी नहीं है भाई। पहले आता था लेकिन हटा दिया उन्होंने, क्योंकि उसको ना कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, दैट्स उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, सिंपल है। क्या है ये, एक्चुअल यील्ड लगेगा ना, एक्चुअल यील्ड भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम कह सकते हैं, क्या भाई, प्रैक्टिकल यील्ड भी इसी को कहते हैं ना बेटा, जो रिएक्शन करके जो यील्ड हमें हासिल होती है, और जो स्टोइकियोमेट्री से हासिल होती है दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल यील्ड, जो हमारे पास कहलाती है। चलो एक और कर लेते हैं, टाइम पे समझ में आ रही बात है, एक और स्लाइड कर लेते हैं, वो सवाल तो सारे आसान थे, एक भी मुश्किल आ जाएगा तो पूरा 10 मिनट निकल जाएगा उसमें। 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबस्शन गिव्स दिस, क्या मतलब सवाल क्या है, अच्छा कितना क्या देता है, अलग अलग चीज दी है। 3 ग्राम कार्बन मतलब हमारे पास 12 का आधा 6 का भी आधा 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन है, इसका मतलब यही हो गया। 3 ग्राम कार्बन कितना देता है, देखो बेटा सिंपल, ये हमारे पास 12 ग्राम है, ये 6 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, ये 44 ग्राम हो गया, ये 22 ग्राम हो गया, ये 11 ग्राम हो गया। इसके रिलेशन इससे इसका इससे इसका इससे बन गया, ठीक है। तो मेरा तरीका है लॉजिकल वे, क्या 3 ग्राम 5.5 ग्राम CO2 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, 11 ग्राम दे रहा है, कट गया है, ई तक गया है, डाव वाले होंगे यहाँ, डाव वालों ने एक बार लिया तो ई तक ऑप्शन डाल दिया, बच्चे का हार्ट अटैक करा लिया ई तक का डालने में आपका 20% हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी, तुक्का मारने का। बी ऑप्शन है 22 ग्राम ऑफ CO2, ये भी गलत है, 22 ग्राम CO2 भी नहीं मिल रहा। सी ऑप्शन है 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नहीं चुके ये 1 मोल है, 12 ग्राम मतलब इतना CO2 मिलेगा नहीं, तो 1 मोल है, ये तो सब मिलेगा 12 ग्राम हम लेंगे कार्बन, है ना भाई। सी ऑप्शन भी नहीं होगा ना भाई, कट जाएगा ये। डी क्या है 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये हाफ मोल है, हाफ मोल मतलब 6 ग्राम, तो 6 ग्राम भी तो कहां मिल रहा है, 6 ग्राम भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब हो ना हो ई, हमारा ई ऑप्शन सही है। 1.505 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बिल्कुल सही, क्योंकि 0.25 तो जब मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से तो ये आता है ना 1.505 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कितने, जब हम 3 ग्राम कार्बन लेंगे तो 3 ग्राम से 11 ग्राम बन जाए, 11 ग्राम हमारा 0.25 मोल होगा, और 0.25 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के हाफ डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 3.01 होता है, उसको भी हाफ कर दो तो 1.505 एक्सपोनेंट 23। हमारी बात है, ये आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए कैलकुलेशन, इस तरह से कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, सिंपल, क्योंकि हमें पता है ना 1.505 का डबल 3.01, 3.01 का डबल 6.02, 6.02 का डबल 1.04 एक्सपोनेंट 24, उसका डबल 2.408 एक्सपोनेंट 24, ये सब तो हमें पता होना चाहिए ना। ये मतलब 4 गुना पीछे तक और 4 गुना आगे तक पता रखो, अब काटो, यही सब आंसर में ही लगा और क्या लगा।
नेक्स्ट रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज दैट। अच्छा, रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन टू कार्बन 1:12 है ना यार, सिंपल। और 1/12 हो गया इसमें एकदम से सिंपल है। द रेशियो पूछ रहा है एटॉमिक मास का, तो 1/12 का रेशियो 1/12 का रेशियो। तो मसला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के बारे में क्या बात सही है, दुरुस्त है। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। मास तो वहीं पे नहीं है भाई। इट इज द मास ऑफ, मास तो होता ही नहीं है भाई, क्या हो गया। इट इज द नंबर ऑफ आइटम इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, हो सकता है बिल्कुल। इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन 12 ग्राम, बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन। ठीक है, इजी। तो मसला अभी भी नहीं हुआ, अभी भी एक और करना पड़ेगा, टाइम ही खत्म नहीं हो रहा, अभी भी 6 मिनट है। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। यार तो सिंपल है, बताओ एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, बोले सही बोल रहे, एएमयू होती है एटॉमिक मास यूनिट, बिल्कुल सही। वन ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड अर्लियर देन अदर इन आवर रिएक्शन, तो पहले खत्म हो जाता है वो कौन से रिएक्टेंट होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल डैश। दोनों को 1 मोल लेंगे तो क्या चीज बराबर होगा, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे दोनों के। कहा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, समझ में आ रही ना बात, एक्सप्लेन तो नहीं करो उसको, समझ में आ रही है। The first step involved in the determination of empirical formula of chemical compound is there। अभी दोबारा से आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। पहला स्टेप जो होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये बी ऑप्शन हो, परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग निकालते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको कंबशन एनालिसिस क्या होता है, तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले किसी भी जो भी नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर होता है उसको जलाते हैं, उसकी कंबशन करते हैं, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और वाटर की जो अमाउंट आती है उसकी वजह से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। ये पहला स्टेप होता है, ये स्टेप नंबर 1 होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक रेशियो हम लोग निकालते हैं, फिर उसके बाद ग्राम एटम्स निकालते हैं, फिर उसके बाद चौथा काम हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन और एटॉमिक रेशियो को खोलना। लेकिन ये सिलेबस से आउट है तो जरूरत नहीं आपको इतना परेशान होने की, ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जो आप बता रहे हैं ना कि फिर यही सवाल है, 4 स्टेप करके आ रहा होता है, मतलब आधा घंटा आपका सिर्फ एक एमसीक्यू में लग जाएगा अगर ये आ गया, इसलिए हटा दिया इसको, अब नहीं आता। तो उन्होंने आपके लिए किया, बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं, तो उनको पता है बच्चा इतना पढ़ ही नहीं रहा, इतना आसान टेस्ट बना के तो 140 130 से ऊपर आ नहीं रहा बच्चे लोग का, मुश्किल बनाएगा तो पक्का पूरा कराची फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, तो इसलिए वो जानबूझ के इतना मुश्किल बनाती नहीं, आसान नहीं हो रहा होता ना यार, सिंपल इस तरह के एमसीक्यूज नहीं कर पाते बच्चे, बेसिक से, तो मुश्किल कहां से करेंगे। अब मैंने जो प्रोपानॉल वाला कराया भी, ऑक्सीडेशन वाला, कितना टफ था वो, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं दिमाग लगा पाएगा बच्चा, वो तो फौरन पहली फुर्सत में छोड़ देगा वो, ये कैसा सवाल है। तो यही चीज है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो एक और कर लेते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कंटेन्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मौजूद होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल होंगे। देखो 32 ग्राम 1 मोल में, 16 ग्राम हाफ मोल में हो जाएगा, ऐसे है ना भाई, सी ऑप्शन। Which element is used as a standard for determination of atomic mass? ये तो सबसे पहले भी कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड यही है, कार्बन 12। The average weight of atoms of an element compared to the weight of one atom of dash is called atomic weight। वही कार्बन दोबारा से, कार्बन के साथ कंपैरिजन करते हो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास हमारे पास कहलाता है, एक और करना पड़ेगा, मुश्किल आई नहीं था कोई, ये बहुत सारे दोबारा कैलकुलेशन शुरू हो गई। क्या कह रहे थे, सेम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये जो सीसी लिखा हुआ है, सीसी क्या हमारे पास, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ एसटीपी। सेम मोल मौजूद है 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर, विच हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अगर मोल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम ही होंगे, चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब मोल सेम है ना बेटा तो मॉलिक्यूल सेम होता है, उसमें कोई कंडीशन डिपेंडेंट बात नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते, पता नहीं आपको। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 10 ग्राम ऑफ आइस। ओके, 10 ग्राम ऑफ आइस, ये क्या हो गया, 18 ग्राम में तो हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे, 9 ग्राम में 3.01 एक्सपोनेंट 23, इसके आसपास ढूंढ लो कुछ, इसके कुछ आसपास ढूंढ लो।
ये ऑप्शन ना, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट एकदम 10 ग्राम का ढूंढे, आसपास यही आ रहा है, बाकी देखो फर्क है दूर दूर। तो आगे बात, ये ट्रिक्स है, याद रखिए इस चीज को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है 10 ग्राम मुझे पता पंचायत पड़ जाएगी निकालने के लिए 10 ग्राम, तो कितना गोल है, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, एक अजाब है। तो यार 1 सेकंड में आंसर आने की परेशान। हाँ, अगर 3.34 3.33 3.32 ऐसा आंसर होता तो फिर हमें करना पड़ जाता, बट एक सवाल अब तक ऐसा नहीं मिला आपको। तो कितने सारे सवाल पास, ये सारे पास पेपर चल रहे हैं, यूएचएस एम्बो वगैरह सबके चल रहे हैं। हर प्रोविंस का मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर फलाना प्रोविंस में तो बहुत मुश्किल आता है, सारे आसान। मतलब केमिस्ट्री पूरी दुनिया में सेम है ना यार। अब हम नीट का पेपर भी सॉल्व करें, नीट का आईआईटी का, तो वो भी तो यही होगा ना, उसमें थोड़ी ना केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी यार। केमिस्ट्री तो भाई मेन चीज कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप दुनिया के तमाम केमिस्ट्री के टेस्ट आंसर देंगे। कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप आसान से आसान नहीं दे सकते। द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल, ये तो यार दोबारा से आगे कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स डैश पार्टिकल, तो हलवा सवाल। अब गाटो नंबर इसका मास वॉल्यूम पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया, आएगा तो देखेंगे। अभी आगे स्लाइड्स है इसके पास, हमारे पास कितने, एक ये है ना, कितना स्लाइड है, ये स्लाइड हो ना अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 स्लाइड है शायद, उसमें आ जाए क्या टाइम।